और मेरे चैनल जिसका मैंने नाम चेंज कर दिया, जिसका नाम हो गया स्ट्राइक अकेडमी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो उसमें आई वेलकम यू। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एक बात देखो, दो बातें, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और बायो का सबसे ईजी चैप्टर है। इस चैप्टर में टिश्यू और सेल्स की तरह इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, रिलेटिवली आसानी से जल्दी जल्दी समझ आएगा। लेट्स बिगिन। फर्स्ट आता है कि क्रॉप ईल्ड, इसमें बता रखा है, पहले तो बता रखा है कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो वो हमने पढ़ ही लेते हैं ना। देखो, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप ईल्ड, क्रॉप ईल्ड होती है पर ये कितने एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ। ईल्ड अच्छी है तो तुम्हारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। स्टार्ट करते हैं। सीरियल्स जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज़ हो गया, मिलेट हो गया, सॉर्गम हो गया, सब हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, एक होता है एनर्जी गिविंग फूड, एक होता है बॉडी बिल्डिंग फूड और एक होता है प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, कौन कौन से तीन थे? एक था एनर्जी गिविंग जो हमें एनर्जी देता है, एनर्जी गिविंग फूड। दूसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड। और तीसरा क्या होता है बच्चों? तीसरा होता है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग में आता है प्रोटीन, जो दालें वगैरह। प्रोटेक्टिव आता है विटामिन एंड मिनरल। एनर्जी गिविंग में आते हैं सारे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, बस इस पैराग्राफ में यही लिखा है, एक बार लाइन टू लाइन देख लेते हैं। इसमें बता रखा है कि ये सारे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के। पल्सेस, दालें जैसे चने की दाल हो गई, मटर की दाल हो गई, उड़द की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये सब हमें देती हैं प्रोटीन। ठीक है, एंड ऑयल सीड इंक्लूडिंग सोयाबीन। ऑयल सीड जैसे सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सीसेम, कस्टर्ड, लिनसेड, सनफ्लावर, ये सब हमें फैट्स देते हैं। ठीक है, नेसेसरी फैट। वेजिटेबल स्पीसीज, ये वेजिटेबल हो गया, और फ्रूट्स, ये सब हमें देते हैं विटामिन और मिनरल, जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं, काम करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, वी हैव डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। ये भी पहले पढ़ रखा है। एक होते हैं खारीफ क्रॉप और एक होते हैं राबी क्रॉप। एक होते हैं खारीफ क्रॉप, राबी क्रॉप, इवन तुमने सुना हो तो ज़ैद क्रॉप भी होते हैं। अब देखो, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में ही क्रॉप उगता है। जब चावल को जितना पानी चाहिए उसको तुम बिना पानी के नहीं उगा सकते। ठीक है, और ये मस्टर्ड को ठंड का मौसम, मस्टर्ड सरसों को ठंड का मौसम चाहिए तो उसको गर्मी में नहीं उगा सकते। तो जितने भी डिफरेंट क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर और फोटो पीरियड होता है कितनी धूप आ रही है, ठीक है, कितनी सनलाइट है, उस पर डिपेंडेंट क्या होते हैं। इवन प्लांट्स की ग्रोथ और उन पर फूल आना किस पे डिपेंडेंट होता है? सनलाइट पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये सनलाइट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। तो जो क्रॉप जो रेनी सीजन में उगते हैं उनको खरीफ कहते हैं, ये जून से अक्टूबर के बीच में होता है। जो ठंड के सीज़न में उगते हैं उन्हें राबी कहते हैं, ठीक है, नवंबर टू अप्रैल के बीच में होता है। अब एग्जाम्पल देख लो, पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज़, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सारे खरीफ हैं। और राबी, अच्छा ऐसे मेरे को ना ये बहुत कन्फ्यूजन रहता था पहले कि राबी कौन सा है, खरीफ कौन सा है, तो एक थोड़ा सा लेम लॉजिक, बट मेरे को अब कन्फ्यूजन नहीं रहता है। राबी देखो, ठंड पड़ती है तो इतनी ठंड पड़ जाती है कि इंसान भगवान को याद करने लग जाता है, और भगवान को हम रब भी बोलते हैं ना, कि रब ने मिला दी जोड़ी मूवी आई थी। तो इसलिए जब ठंड का मौसम में जो क्रॉप उगे वो राबी था, और इसके ऑपोजिट वाला खरीफ था। आई नो इट माइट साउंड लेम टू यू, बट इट विल हेल्प यू आउट। बहुत बार ऐसा होता है, इतना सारा डाटा होता है और सारा कंफ्यूज जाता है, हमें पता है आंसर इनमें से ही है पर एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा किसका है। सो ऐसे लेम लॉजिक्स हेल्प करते हैं। इंडिया में देखें, देयर हैज़ बीन, इंडिया में 4 गुना इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन में। ठीक है, 25% ही कल्टिवेटिव, मतलब एरिया तो उतना ही है, हमारा प्रोडक्शन पर बहुत अच्छा। तुमने देखा भी होगा, जैसे बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, किसी और कंट्री में कोई परेशानी चल जाती है, तो इंडिया क्या सब इतना क्रॉप है कि इंडिया उनको दे भी देता है। ठीक है, पहले हमारे पास इतना नहीं, पहले हमें मांगना पड़ता था। अब इंडिया के पास खुद भी सफिशिएंट है और दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी कैटेगरी में हमने क्लासीफाई कर रखा है क्रॉप की मैनेजमेंट को। एक होता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप को इम्प्रूव करना, क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, फिर जो क्रॉप बन गया उसको प्रोटेक्ट करना। सबसे हम पहले पढ़ते हैं वैरायटी इंप्रूवमेंट। इसमें तुम लोग को पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ से मार्क कर लो अपनी बुक में। हाइब्रिडाइजेशन होता है क्रॉसिंग बिटवीन दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। दो प्लांट्स हैं, वो अलग है। मान लो एक प्लांट है, उसका क्या कहते हैं, गन्ने का पौधा है, ये ना खूब रस देता है,
खूब इससे चीनी अच्छी बन जाएगी, पर ना ये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, ठीक है, इस पर पेस्ट अटैक हो जाता है। ये वाला दूसरा पौधा ये उगाते हैं नॉर्थ इंडिया में, ये उगाते हैं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में। ये वाला जो गन्ने का पौधा है जो साउथ में उगा रहे हैं, ये एग्जाम्पल है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए। जो साउथ में उगा रहे हैं ना, इसमें पेस्ट अटैक आसानी से नहीं होता, पर इसमें इतना रस नहीं निकलता। साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको और इसको सेलुलर लेवल में जाके एक ऐसी स्पीसीज़ बनाई, थर्ड स्पीसीज़, जिस पे पेस्ट अटैक भी आसानी से नहीं होता और जिसके अंदर खूब सारी मिठास भी होती है। तो इस प्रोसेस को जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स थे उनको साथ में लाके एक नया प्लांट बनाना जिसके पास दोनों की वैरायटी के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, हाइब्रिड पौधा बनाना। हाइब्रिडाइजेशन मतलब हाइब्रिड मतलब नया। इसमें क्या किया जाता है, क्रॉसिंग की जाती है डिसिमिलर, दो प्लांट जो कि सिमिलर नहीं हैं। क्रॉसिंग इंटर वेराइटल भी हो सकती है डिफरेंट वेराइटीज़ के बीच में, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है डिफरेंट स्पीसीज और जीनस के बीच में, और इंटर जेनरिक भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी उगा सकते हैं, जीएम कॉटन और जीएम मस्टर्ड। जीएम कॉटन तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन ही अब उगाया जाता है। तुम लोग अगर 12th में बायो लोगे तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी करके एक चैप्टर आता है, उसमें हम पढ़ेंगे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, या कॉटन ऐसा कॉटन जिसमें आसानी से पेस्ट अटैक नहीं होता। और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अगर मान लो कोई कीड़ा आके इस कॉटन को पे बैठता है और उसको थोड़ा सा खा लेता है, इस कॉटन बॉल पत्ते को कंज्यूम कर जाता है, तो उसके पेट में छेद हो जाता है और कीड़ा मर जाता है। इतना जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया ताकि फसल ख़राब ना हो। चलो, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या था, राबी और खारीफ। मूविंग टू द नेक्स्ट, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में अगर हम पढ़ें कि हमें अवेलेबल सिंस वेदर कंडीशन जैसे ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, आर अनप्रिडिक्टेबल, हम नहीं बता सकते कि तुम फ्लड आ गया, ड्रॉट सूखा पड़ गया, ठीक है। सिमिलरली वेराइटीज टॉलरेंट हाई सैलिनिटी हैज़ बीन डेवलप्ड। ऐसी वेराइटी डेवलप की गई है जो सैलिनिटी होता है सॉइल में नमक होना, सॉल्ट होना। तो बहुत ऐसी वेराइटीज़ डेवलप की है जो हाई सैलिनिटी को सह पाए। नहीं तो बच्चों प्लांट की मिट्टी ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक या ज़्यादा नमकीन हो जाती है तो प्लांट ख़राब हो जाता है। अब कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सम ऑफ द फैक्टर जो वेराइटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन बनेगा हाई ईल्ड। अब हाई ईल्ड प्रोडक्शन, हाई ईल्ड का मतलब होता है कितने पर एरिया में कितना ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हो, ठीक है। मान लो एक तुम्हारे पास एक लैंड है, उससे तुमने 50 बोरी गेहूँ निकाल लिया, ठीक है, और उसी लैंड से तुमने अगर 70-80 या फिर 100 बोरी निकाल लिया, तो इसकी हाई ईल्ड हुई और इसकी लेस ईल्ड हुई। सेम ही लैंड था, हाई ईल्ड और लो ईल्ड। आई होप आई एम क्लियर। फिर आता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कि अच्छी क्वालिटी का वीट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, दालें होनी चाहिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स होने चाहिए। फिर आता है बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक मतलब होता है लिविंग और एबायोटिक होता है नॉन लिविंग। जैसे बायोटिक रेजिस्टेंस में क्या, ऐसा क्रॉप हमें बनाना है जिस पे आसानी से पेस्ट अटैक ना करे, कोई भी कीड़े मकोड़े आके टिड्डे आके उसको ख़राब ना करे। एबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब मान लो थोड़ा बारिश कम हो गई, ऊपर नीचे हो गई, ठंड ज़्यादा पड़ गई, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, तो ये सब होते हैं एबायोटिक फैक्टर जिसमें जान नहीं है, ठीक है। जैसे हीट, लाई, कोल्ड, फ्रॉस्ट, लॉगिंग, वाटर, सैलिनिटी, तो इन सब से रेजिस्टेंट होना चाहिए। मतलब इन सब कंडीशन के चेंज होने के बावजूद भी हमारा प्लांट खड़ा रहे। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, जल्दी जल्दी क्रॉप मेच्योर हो, ऐसा नहीं है कि इतने सालों साल लग जा रहे हैं, बेचारा फार्मर क्या करेगा। वाइडर अडेप्टेबिलिटी, कि मान लो डिफरेंट एनवायरनमेंट, जैसे अभी तो क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, तो हमारे आसपास का सारा वेदर चेंज हो रहा है ना जल्दी जल्दी, तो हमारा क्या कहते हैं, हमारा क्रॉप भी मेंटेन रहे। इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, अब मतलब जब तुम प्लांट ले रहे हो, प्लांट उगा रहे हो, मतलब फसल उगा रहे हो, तो अब क्या क्या चाहोगे तुम्हारे प्लांट में हो, टॉल हो, ठीक है, अच्छे से ब्रांचिंग हो, और बहुत ड्राफ्ट प्लांट छोटे, जब सीरियल्स की बात होती है ना, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, तो हम सोचते हैं प्लांट की हाइट इतनी ज़्यादा ना हो, पर अगर हम और दूसरी कोई चीज़ उगाएंगे तो जैसे गन्ना वगैरह, तो इसकी हाइट हम ज़्यादा चाहते हैं। ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या क्या फैक्टर्स है जो कि जिसके द्वारा वैरायटी की इम्प्रूवमेंट की जाती है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उससे पहले हमने क्या पढ़ा, राबी और खारीफ में क्या डिफरेंस होता है। ना मूविंग टू नेक्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब तुमने क्रॉप ना प्रोड्यूस कर लिया,
उसको मैनेज करना है। मतलब तुमने क्रॉप फसल डाल दी, वो जो सीड्स थे अब लैंड में डाल दिए, अब उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। डिफरेंट फार्मर्स अब पैसा लगाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट मनी एंड फाइनेंशियल कंडीशन फार्मर्स को हेल्प करती है कि वो डिफरेंट प्रकार की फार्मिंग प्रैक्टिसेस ले। ठीक है, 10 फार्मर परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड्स। तो फार्मर कितना अच्छे, जितने अच्छे से फर्टिलाइजर्स यूज़ करेगा, स्मार्टली चेक करेगा, एक ना मीटर आता है जो मॉइस्चर चेक करता है, ये सब चीज़ों का यूज़ करेगा, साइंटिफिकली को फार्मिंग करेगा तो उसका प्रोडक्शन भी इम्प्रूव होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये तो बहुत ईजी है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में देखो 2 प्रकार न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट प्लांट्स को कैसे मिलते हैं? हवा से, पानी से और मिट्टी से। हवा से कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, और हाइड्रोजन हमें वाटर से मिल जाता है। मिट्टी क्या देती है बच्चों? मिट्टी वाले जो न्यूट्रिएंट होते हैं हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कौन सा न्यूट्रिएंट क्या करता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट एक प्लांट को कम मात्रा में चाहिए होता है, और मैक्रो जो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है प्लांट के द्वारा। मैक्रो मतलब ज़्यादा, माइक्रो मतलब कम। ये टेबल ना उसी पैराग्राफ की समरी है जो भी हमने पढ़ा। न्यूट्रिएंट जो सप्लाई करे जाते हैं एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा और सॉइल के द्वारा। एयर क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। वाटर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सॉइल 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स देता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट जो प्लांट ज़्यादा मात्रा में यूज़ करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो प्लांट कम मात्रा में यूज़ करता है। कुछ स्कूल्स में प्रोविज़न होता है जो बहुत डिटेल्ड पेपर बनाते हैं, वो लोग माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स को याद करते हैं। अदरवाइज तुम 2 एग्जाम्पल भी याद कर लोगे तो काम चलेगा। फिर उसके बाद आता है डेफिशिएंसी। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से क्या होगा? प्लांट को बच्चों डिजीज़ हो जाएंगे, प्लांट की प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी, ईल्ड नहीं होगी। तो अब ये डेफिशिएंसी को दूर करने के कुछ तरीके हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अभी तक तो कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बस समझने वाली बात ही तुम लोग याद कर लोगे। अब देखो, अब डेफिशिएंसी कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप या तो मेन्योर यूज़ करो या फिर फर्टिलाइज़र। मेन्योर यूज़ करोगे या फिर फर्टिलाइज़र। मेन्योर क्या होता है? उसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है। देखो, मेन्योर और फर्टिलाइज़र में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, फर्टिलाइज़र केमिकल से बना होता है, मेन्योर ऑर्गेनिकली बना होता है। मेन्योर में केमिकल्स यूज़ नहीं होते। जो किसान का पूरा जो वेस्ट होता है, किचन का वेस्ट हो गया, उसके गोबर हो गया, काउड और पूरा एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, इन सब से जो खाद बनती है उसे मेन्योर कहते हैं। और जो फैक्ट्रीज़ में बनता है उसे फर्टिलाइज़र कहते हैं। तो आपको मेन्योर बनाना है तो आप अपने खेत पे बना सकते हो, इवन घर पे भी बना सकते हो, पर फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनता है। एफ से फर्टिलाइज़र, एफ से फैक्ट्री, याद भी रहेगा। मेन्योर को यूज़ किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है? एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट से। मेन्योर हेल्प करता है सॉइल को उसके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में, और ऑर्गेनिक मैटर हेल्प करता है सॉइल के स्ट्रक्चर में। अब हम आगे देखते हैं, क्लेई सॉइल में लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प करता है ड्रेनेज में और वाटर लॉगिंग को अवॉइड करने में। अगर हम खाद डाल देते हैं तो पानी जमा नहीं होता, पानी एकदम सीधा नीचे सीप इन करता है। ठीक है, पर मेन्योर एडवांटेजेस तो बहुत है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। दिक्कत ना बच्चों मेन्योर के साथ ये होती है, धीरे धीरे काम करता है। अब किसान को अपना फसल बेच के पैसा कमाना है तो वो क्या ये नहीं सोचेगा कि 6-6 महीने 8-8 महीने तक उसकी फसल लगी रहे, उसे जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो जल्दी रिजल्ट्स के लिए वी गो फॉर फर्टिलाइज़र। हम क्या यूज़ करते हैं? फर्टिलाइज़र। मेन्योर बहुत बढ़िया है, आइडियली मेन्योर ही यूज़ होना चाहिए क्योंकि कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर, नेचर्स की चीज़ को यूज़ करके हमने खाद बनाई। पर मेन्योर थोड़ा स्लो काम करता है, इसलिए उसका सब्स्टिट्यूट हमने फर्टिलाइज़र ले लिया। चलो, मेन्योर के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और एक होता है ग्रीन मेन्योर। कंपोस्ट क्या होता है? एक प्रोसेस जिसमें वेस्ट मटेरियल, गाय हो, एक खेत में क्या गाय पाली जाती है, बकरी भी पाली जाती है, ठीक है, और कुत्ते, इन सब का वेस्ट लेके, एनिमल और वेजिटेबल का वेस्ट लेके, सीवेज का वेस्ट लेके, पत्ते वगैरह लेके, वीड्स पौधे लेके जो बनाया जाता है उसको कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोस्ट। इस प्रोसेस को कंपोस्टिंग कहते हैं। और जब इसी कंपोस्ट में हम अर्थवॉर्म का यूज़ कर लेते हैं ना,
इसी कंपोस्ट में हम अर्थवॉर्म डाल देते हैं, तो इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। अर्थवॉर्म क्या करता है, मिट्टी खाता है, और जो अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटा होता है वो क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ध्यान से सुनना, अर्थवॉर्म मिट्टी खाता है, अर्थवॉर्म के एक्सक्रीटा से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। फिर उसके बाद आता है ग्रीन मैन्योर। सोइंग से पहले ना ग्रीन मैन्योर का कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ प्लांट्स जैसे हेम्प हो गया, गुआर हो गया, इन सबको मल्च किया जाता है। इन सबको ना पहले उगाया जाएगा, फिर ग्राउंड पे, और जब थोड़ा थोड़ा उग जाएंगे तो इसे उन्हीं मिट्टी में मिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, प्लांट्स उगा, छोटे छोटे प्लांट्स उगा के स्पेसिफिक इनको जब वापस में मिट्टी में मिला दिया जाता है, और ऐसे प्लांट्स को ऐसी चीज़ को, इस चीज़ को कहते हैं ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर हेल्प करते हैं सॉइल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भरने में। अब आता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स, अब मैन्योर हो गया ख़त्म। मैन्योर में दो प्रकार पढ़ लिए, कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट एक ही था, और दूसरा क्या था, ग्रीन मैन्योर। समझ आ गया। फर्टिलाइज़र पढ़ते हैं। फर्टिलाइज़र जो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम सप्लाई करता है। हेल्दी प्लांट्स, फर्टिलाइज़र आर अ फैक्टर इन हायर यील्ड टू हाई कॉस्ट फार्मिंग। फर्टिलाइज़र शुड बी अप्लाइड पर फर्टिलाइज़र प्रॉपरली टाइम के साथ ऑब्जर्व करके अप्लाई करना चाहिए। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देते तो क्या होता है, जब किसान सिंचाई करता है, मतलब पानी डालता है अपने खेत में, तो जितना भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र होता है वो सारा आसपास की नदी में बह जाता है। जितना भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र होता है कहाँ बह जाता है, आसपास की नदी में बह जाता है, तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है। मैन्योर से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैन्योर में कोई केमिकल नहीं है ना, वो तो और नेचुरल चीज़ है। तो मैन्योर अगर बह भी गया पानी में तो क्या दिक्कत है, पर फर्टिलाइज़र्स अगर हम एक्सेसिव में यूज़ करते हैं तो उससे पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। हमने देखा है प्रीवियस चैप्टर में, फर्टिलाइज़र इन एन एरिया डिस्ट्रॉय कर सकता है सॉइल फर्टिलिटी एंड नॉट रिप्लेनिश। अगर फर्टिलाइज़र नॉट रिप्लेनिश्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्म, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र को यूज़ कर दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए तो अच्छा है, अगर तुम जल्दी जल्दी फसल उगा रहे हो फर्टिलाइज़र इज़ गुड, पर अगर तुम लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख रहे हो तो फर्टिलाइज़र इज़ नॉट गुड, वो तुम्हारी मिट्टी एट द एंड ख़राब ही कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक, इस पर नोट लिखने के लिए आता है, तो मार्क का क्वेश्चन ओवर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा फार्मिंग का मेथड है जिसमें हमने कम से कम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, ऑर्गेनिकली फार्मिंग की। ऑर्गेनिकली मतलब नेचर का ही सामान यूज़ करके फार्मिंग की गई। ऑर्गेनिकली मतलब नेचर का ही सामान यूज़ करके आपने फार्मिंग करी। अगर हम देखें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में देखें तो इसमें बायो एजेंट्स जैसे ब्लू ग्रीन algae का यूज़ किया जाता है, बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है, नीम का यूज़ किया जाता है, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, इवन क्रॉप विद हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन हम देखेंगे आगे, वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में की जाती है। अब आता है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई। अब हमेशा तो हम भगवान भरोसे नहीं रह सकते कि इस बार मॉनसून अच्छा है तो हमारा सिंचाई अच्छी होगी, नहीं है तो बेकार होगी। व्हाट डू वी नीड, हमें खुद आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा। तो कुछ सिंचाई के मेथड होते। इरिगेशन क्या होता है, प्रोसेस जिसके थ्रू आप पानी पहुंचाते हो अपने फसल को। क्या क्या है, पहला है वेल्स, कुएं खोदना। दो प्रकार के वेल्स होते हैं, एक होते डग वेल और एक होते ट्यूब वेल। डग वेल में नीचे वाले स्टार्टर से पानी कलेक्ट किया जाता है। ट्यूबवेल वाटर एकदम डीप, ट्यूबवेल में ना पानी और नीचे, ग्राउंड वाटर एकदम नीचे से डीप से निकाला जाता है। डग वेल थोड़ा ऊपर से पानी लेगा, ट्यूबवेल थोड़ा और नीचे जाके पानी लेके आएगा। केनाल सिस्टम, केनाल सिस्टम में क्या किया जाता है, केनाल सिस्टम वाटर जैसे मान लो एक नदी जा रही है, नदी से छोटे छोटे केनाल बन के पानी अलग अलग निकल आता है। फिर आता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। केनाल सिस्टम समझे, एक मेन नदी से ना छोटे छोटे नहरें बना देते हैं, केनाल्स बना देते हैं पानी के लिए। फिर आता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे ज़्यादा वाटर है वहाँ से लेके दूसरी जगह जहाँ पे कम वाटर है वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। तीसरा होता है टैंक्स। टैंक्स बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर होते हैं जिसके अंदर पानी स्टोर करके लिया जाता है। दिस एंड्स योर इरिगेशन। इससे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ी। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है कैसी फार्मिंग, जिसमें केमिकल्स का बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। उसके ऊपर फर्टिलाइज़र पढ़ा, उसके ऊपर मैन्योर पढ़ा। मैन्योर दो प्रकार का था, एक था ग्रीन मैन्योर, एक था कंपोस्ट। कंपोस्ट में भी वर्मी कंपोस्ट पढ़ा। मूविंग टू नेक्स्ट, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होती, तीन चीज़ें पढ़ेंगे,
मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन और इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले पैराग्राफ में मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है कि दो से ज़्यादा क्रॉप सेम लैंड पे साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे उगा दिए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ मिक्स क्रॉपिंग, इसका आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक, या आपको याद रखना है। फिर आता है व्हाट, समझ गए मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स करके क्रॉप्स उगा दिए, थोड़ा सा जैसे वीट के साथ थोड़ी सी दाल उगा दी, वीट के साथ थोड़ा सा सरसों मस्टर्ड उगा दी। देन वी हैव इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, साइमल्टेनियसली डेफिनेट पैटर्न में, देखो जैसे यहाँ पे पत्ता गोभी उगा दी है, यहाँ पे सरसों उगा दी, एक डेफिनेट पैटर्न में जब उगाते हैं उसे इंटर क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, फ्यू रो अल्टरनेट क्रॉप की, जैसे एक बार बाजरा की एक रो हो गई, लोबिया की एक रो हो गई, ये क्रॉप ऐसे उगाए जाते हैं कि सबकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, इसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो इसको मिले ना, उसको नहीं चाहिए हो, ऐसे उगाया जाता है। ठीक है, इससे ये होता है मान लो पेस्ट अटैक सारी पत्ता गोभी पे हो गया तो एटलीस्ट तुम्हारी सरसों तो बची रहेगी। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा मिक्स क्रॉपिंग में बस कुछ नहीं होता है, एक साथ 2-3 क्रॉप्स उगा दिए। इंटर क्रॉपिंग, इसमें सिस्टमैटिकली उगाया जाता है, एक लाइन इसकी दूसरी लाइन इसकी। मकसद इसका ये होता है कि पेस्ट अटैक हो गया तो एक पे होगा दूसरे पे नहीं होगा, बच जाएगा। तीसरा, इसमें ऐसे क्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं जिनका क्रॉपिंग रिक्वायरमेंट अलग अलग हो, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो। नेक्स्ट आता है क्रॉप रोटेशन में क्या किया जाता है कि क्रॉप रोटेशन इज़ डन, एक साल एक क्रॉप उगाया, दूसरे साल दूसरा, रोटेट कर करके। मान लो राइस उगा के सारी फर्टिलाइज़र यूज़ कर के पूरी मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट है ख़त्म हो गए, फिर तुम क्या डालोगे, फिर तुम डाल दोगे नेक्स्ट टाइम उगाओगे दालें। और हमें पता है दालें क्या करते हैं, दालों के रूट्स में, रूट नोड्यूल में बैक्टीरिया रहते हैं, याद करो नाइट्रोजन साइकिल। तो दाल जब उगाते हैं ना तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। तो एक साल चावल उगाए, दूसरी साल दालें उगाए, इसको कहते हैं क्रॉप रोटेट कर करके उगाना। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन। अब तुमने क्रॉप 3 प्रकार से उगाते वो भी पढ़ लिया। नेक्स्ट इज़ कि क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे और कैसे क्रॉप का मैनेजमेंट कर सकते हैं। देखो सबसे ज़्यादा तो क्रॉप के आसपास उगते हैं वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। मेजर प्लांट जो तुम उगाना चाहते हो उसके अलावा जो प्लांट्स उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखो वीड्स के, जैंथियम हो गया जिसे गोखराऊ कहते हैं, पार्थेनियम हो गया जिसे गाजर घास कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या करता है, वीड क्यों नहीं उगने देना चाहिए, ये कंपटीशन करते फूड के लिए, स्पेस के लिए और लाइट के लिए, किससे, जो तुम्हारे ओरिजिनल प्लांट हैं। ठीक है, वीड्स क्या करते हैं, एक तो ये फास्ट ग्रोइंग होते हैं और जो तुम उगाना चाहते हो, मान लो तुमने चावल की फसल उगाई और आसपास वीड्स उग गए, वीड्स चावल की फसल को उगने ही नहीं देंगे, उसका न्यूट्रिशन आधे से ज़्यादा खुद ही ले जाएंगे, इसलिए वीड्स को रिमूव करना इम्पॉर्टेंट होता है। वीड को हम, अब ये तो पहली प्रोटेक्शन हो गई वीड से, दूसरा होता है पेस्ट अटैक। छोटे छोटे ना पेस्ट अटैक कर देते हैं, ये रूट्स काट देते हैं, ये सेल सैप सक कर जाते हैं, स्टेम और फ्रूट्स खा जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ हो गई डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस। यहाँ तो हमने पढ़ा था इंसेक्ट्स के बारे में, उससे ऊपर पढ़ा वीड्स के बारे में, हम पढ़ रहे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इन सब से भी तो प्रोटेक्ट करके रखना है हमें। अब हम कैसे कर सकते हैं, देखो वीड कंट्रोल के लिए हम रिमूवल कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल बेड को ढंग से प्रिपेयर करो। ठीक है, और कुछ ऐसे हैंड पिकिंग करके भी निकाल सकते हो हाथ से, जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको तुमने प्लग कर लिया। अब हमने क्रॉप अच्छे से उगा लिया है, क्रॉप को स्टोर करने की बारी आ गई। क्रॉप को हमें स्टोर जब करना है तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना है, एक उसको एबायोटिक फैक्टर से भी बचाना है और दूसरा उसे बायोटिक फैक्टर से भी बचाना है। एबायोटिक जैसे मान लो मॉइस्चर, टेम्परेचर, बहुत गर्मी में भी नहीं रखना है, उसके अंदर पानी नहीं रह जाना चाहिए तो क्रॉप ख़राब हो जाता है। और बायोटिक लिविंग जैसे उस पर इंसेक्ट का अटैक ना हो जाए, रोडेंट, छोटे छोटे कीटाणु अटैक ना कर दे, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेज़र लिए जाते हैं। क्या करा जाता है, पहले जितना भी अनाज होता है सारा सुखा के धूप में उनके अंदर नीम लीव्स डाल के उनको बड़े बड़े सिलोज या फिर ड्रम में स्टोर करा जाता है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है किसकी, एनिमल लाइफ स्टॉक की।
जब हम एनिमल्स जैसे हो गया कैटल, गाय भैंस, गोट, शीप, पोल्ट्री, फिशेस, फार्मिंग, जब इनको लार्ज स्केल में करते हैं, जब इनको बहुत लार्ज स्केल में करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। इवन पूरा साइंटिफिकली करते हैं, उनको कोई बीमारी ना हो जाए, वो जो एग दे रहे हैं वो एकदम हाइजीनिक कंडीशन में दे, इस प्रॉपर पूरे इस चीज़ को क्या कहा जाता है? एनिमल हस्बेंड्री। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। चल, ये हमारा क्रॉप ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं कैटल्स पे। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कैटल हस्बेंड्री के बारे में। कैटल हस्बेंड्री जो है वो दो पर्पस के लिए, कैटल्स को हम दो कारणों के लिए रखते हैं। कैटल माने गाय भैंस। एक तो दूध के लिए रखते हैं, एक कारण क्या होता है? उसका दूध। दूसरा, उससे काम कराया जाता है, टिलिंग, हल जोताया जाता है, वो हल, और फिर काटिंग, सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो, इंडिया में कैटल दो कैटेगरी में, इंडिया में कैटल की दो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। पहली बॉस इंडिका काउस और बॉस बुबालिस। ठीक है। बफेलो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल सच एज, अच्छा, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं उसे मिल्च एनिमल कहते हैं। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग काउस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल। जो दूध प्रोड्यूस करे उसको कहेंगे मिल्च एनिमल। मिल्क का प्रोडक्शन डिपेंड करता है लैक्टेशन पीरियड में। मिल्क का प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? लैक्टेशन पीरियड पे, कि जब एक काफ पैदा होता है तो तब भी दूध निकलता है। ठीक है। तो सो द मिल्क प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं कैसे? लैक्टेशन पीरियड बढ़ा के। ये तो हमने देसी गाय पढ़ी। देसी गाय कौन कौन सी थी? एक थी तुम्हारी बॉस इंडिकस और दूसरी बॉस बुबालिस। नेक्स्ट, अब हम एग्जॉटिक, अगर अब बात करें एग्जॉटिक गाय की ब्रीड की बात करें तो उसे जर्सी कहा जाता है या फिर ब्राउन स्विस कहा जाता है। आर सिलेक्टेड, ये लोग खूब दूध देते हैं। और लोकल ब्रीड गाय की कौन सी होती है? लोकल ब्रीड होती है रेड सिंधी और साहिवाल। इनको ना डिजीज़ नहीं होता। तो जो बाहर की गाय होती है वो दूध तो बहुत ज़्यादा देती है, पर वो बीमार जल्दी पड़ जाती है, उनका मेंटेनेंस बहुत हाई होता है। पर जो इंडिया की गाय होती है ना, वो जल्दी रफ एंड टफ होती है, वो जल्दी से बीमार नहीं पड़ती, पर वो दूध इतना नहीं दे पाती। दोनों में ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। चलो, इसके बाद आता है, अब तुम गाय पाल रहे हो तो उसको सफाई में रखना ज़रूरी है, नहीं तो उसको डिजीज़ेस हो जाते हैं, फिर उसका मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, उनके बाल झड़ने लग जाते हैं। इसलिए उनका शेल्टर जो होता है वेंटिलेटेड होना चाहिए, खूब हवा आए जाए। ठीक है। स्लोपिंग, जो शेड है वो स्लोपिंग होना चाहिए, उसके ऊपर पानी जमा ना हो। और फूड रिक्वायरमेंट अगर हम देखें गाय को जो दी जाती है, वो पहला फूड रिक्वायरमेंट सपोर्ट हेल्दी लाइफ, मिल्क प्रोडक्शन के लिए सब मैंने तुम्हें बता दिया है। कैटल को एक बैलेंस रेशियो में न्यूट्रिशन देना होता है। तो देखो बच्चों, कैटल पालना भी इतना आसान नहीं है, इवन गाय पालने में भी इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। कैटल को बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, जिससे वो उनकी डेथ हो जाती है। कैटल्स भी बहुत महंगी बिकती है, हज़ार लाख इन सब में इनके रेट्स होते हैं। तो इसलिए एक बार कैटल ख़रीद ली तो उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो बीमार हो जाती है, उसको वैक्सीनेशन लगवाना पड़ता है। ठीक है। टू गिवन टू द फार्म एनिमल अगेंस्ट मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। हमारी गाय का टॉपिक भी ख़त्म हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग और फिश प्रोडक्शन और बी कीपिंग। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या किया जाता है? इट इज़ अंडरटेकन एग के लिए। पोल्ट्री मतलब मुर्गियाँ उगाना, एग और चिकन प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अब इंडिया में देखो, इंडिया की अपनी जो मुर्गियाँ हैं उसको असील कहा जाता है, फॉरेन वाली को लेगहॉर्न ब्रीड कहा जाता है। नाम थोड़ा याद कर लेना, अगर आपके स्कूल का पेपर इन डेप्थ आता है तो आप पूछेंगे, नहीं आता, ऊपर से आता है तो इतना डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखो, न्यू वैरायटी बनाई गई हमने। बाहर वाली कौन सी थी? लेगहॉर्न, और इंडिया की अपनी देसी मुर्गी कौन सी थी? असील। इन दोनों को यूज़ करके एक जेनेटिक लेवल पे एक नई वैरायटी बनाई गई, जिसमें क्वालिटी ऑफ चिक्स अच्छे थे, पेन कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, समर अडेप्टेबिलिटी अच्छी थी, जल्दी से बीमार नहीं पड़ते वो लोग, और उनका एग का साइज़ भी ठीक होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। ब्रॉयलर चिकन को ना खूब सारा, अच्छा, एग दो प्रकार के, तुमने जब मुर्गियाँ पाली तो या तो उसके अंडे के लिए पाल रहे हो, तुम उसको चिकन के लिए पाल रहे हो। जब तुम चिकन के लिए पालोगे, ब्रॉयलर प्रोडक्शन करोगे, तो उसको खूब ज़्यादा विटामिन्स खिलाए जाते हैं, केयर उसकी अच्छे से ली जाती है ताकि उसकी फेदरिंग, उसकी बॉडी अच्छे से डेवलप हो मीट के पर्पज़ के लिए।
ठीक है। और पोल्ट्री गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ज़रूरी होती है, टेम्परेचर कंडीशन हो, हवा आए जाए, पेस्ट अटैक ना हो जाए, ठीक है। आगे देखो, द रेशियो फॉर ब्रॉयलर इज प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट, लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के आर केप्ट हाई। विटामिन ए और के खूब ज़्यादा उनको खिलाया जाता है। ये तो हो गया। और हमारी जो ये मुर्गियाँ होती हैं, इनको भी देखो, असील येरी, लेगहॉर्न येरी, इनको भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस से, इसलिए इनको अच्छे से साफ़ सफाई में रखना पड़ता है। अब हमारी मुर्गियाँ भी हो गई, गाय भी हो गई, क्रॉप भी हो गया। लेट्स टॉक अबाउट फ़िश। फ़िश एक चीफ रिसोर्स है। फ़िश ऑयल के लिए खाया जाता है। फ़िश खाने से दिमाग तेज़ होता है, प्लस बाल अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है फ़िश ऑयल से, ठीक है। फ़िश को भी हमने एक मेराइन फिशरीज़ में बांट दिया है और एक इनलैंड फिशरीज़ में। फिशरीज़ जो होती है, देखो, ये जो कोस्ट के पास हो तो उसे मेराइन फिशेस कहते हैं। डीप सीज और उसके बियॉन्ड पॉपुलर मेराइन फिशेस कौन कौन सी है? इसमें आता है पॉम्फ्रेट और टूना, सार्डाइंस, बॉम्बे डक, मेराइन फिशेस है। इनको यूज़ किया जाता है स्पेशल फिशिंग नेट का यूज़ करके, ठीक है। आप लोगों में से कोई भी, आप लोगों ने इनमें से कौन सी फ़िश खाई है? मैंने तो कोई भी नहीं खाई। टूना आई गेस खाई होगी पहले जब मैं खाती थी, अब तो नहीं कंज्यूम की कुछ। सम मेराइन फिशेस ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यूज़ आर भेटकी, हाँ भेटकी भी मैंने खाई थी जब मैं कोलकाता गई थी। ऑयस्टर्स को क्यों कल्टीवेट, मतलब क्यों रखा जाता है, क्यों इनके पाला जाता है? इनसे मोती निकलता है, पर्ल्स निकलते हैं। साउथ में जाओगे ना तो पर्ल की माला बहुत ज़्यादा बिकती रहती है ऑयस्टर्स प्रोडक्शन से। खैर अब तो ज़रूरी नहीं है, साउथ इवन नॉर्थ में भी ये चीज़ मिलेगी। हमने फ़िशेज़ की वैरायटी के नाम पढ़े हैं यहाँ पे। और मेराइन फिशेज़ कौन सी होती है? जो कोस्ट में उगाई जाए, बार बार बोल रही हूँ, कोस्ट में पैदा की जाए, पाली जाए, ठीक है। अब आता है इनलैंड फिशेज़। अच्छा ये भी देख लो, मैरीकल्चर क्या होता है? जब फिशेज़ को वो फ़िश का कल्चर किया जाए लार्ज लेवल पे तो उसे मैरीकल्चर कहते हैं। जब फ़िश का कल्चर किया जाए लार्ज लेवल पे तो उसे मैरीकल्चर कहते हैं। अब हम इनलैंड फिशेज़ के बारे में बात करते हैं। इनलैंड फिशेज़ के बारे में अगर हम बात करें तो एक फ्रेश वाटर फिशेज़ जो कैनाल, पॉन्ड, रिवर, ब्रैकिश वाटर, इन सब में उगाई जाए उन्हें इनलैंड फिशेज़ कहा जाता है, ठीक है। और वाइल कैप्चरिंग फिशेज इज़ डन इनलैंड बॉडी यील्ड नॉट हाई, इतनी ज़्यादा यील्ड नहीं होती, इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती। ये राइस क्रॉप के पास जहाँ पे अब चावल उगाते, तुमने देखा होगा चावल के खेत में खूब सारा पानी भर के रखते हैं ना, तो जहाँ पे चावल का खेत होता है वहाँ पे भी मछली वाली उगा लेते हैं, ठीक है। 5 to 6 पीसेज यूज़ की जाते हैं। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, एक सिस्टम होता है इनलैंड फिश सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक टैंक में ना 5 से 6 प्रकार की अलग अलग प्रकार की मछलियों को पाला जाता है, जो अलग अलग लेवल पे रखे। मछलियाँ भी ना कुछ होते हैं जो एकदम नीचे रहती हैं, कुछ जो सरफेस पे रहती हैं, कुछ मछलियाँ बीच में रहती हैं, तो डिपेंडिंग ऑन देयर का हैबिटेट इनको पाला जाता है। कुछ होती है सरफेस फीडर जो सरफेस पे रहती है, एक रोहूस फीड जो, कुछ होती है रोहूस जो मिड में रहती है, और मृगाल्स होती है जो कि एकदम नीचे रहते हैं। ऐसे इन्हें पाला जाता है कि ये लोग डिफरेंट लेवल में रहें, ठीक है। एक प्रॉब्लम कॉम्पोजिट, इसे कहते हैं कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग। इसे क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग। कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग की एक दिक्कत ये है कि ये सिर्फ ना ऐसी मछलियाँ सिर्फ मॉनसून रीच टाइम के द्वारा ही अंडे देती है, ठीक है। और एक साथ अंडे देगी तो इनके एग्स भी मिक्सड हो जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है बी कीपिंग। बी कीपिंग क्यों की जाती है? हनी के लिए की जाती है। हनी तो आज के लेवल में हनी हमें कितना एक्टिव रखता है, सुबह पीने से हनी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। हनी के बारे में अगर हम बात करें, एपीकल्चर कहते हैं बी कीपिंग के, बी फार्मिंग या बी कीपिंग को। हमारी इंडिया की देसी वैरायटी हनी बी की कौन सी है? एपिस इंडिका और एपिस सेराना। एपिस फ्लोरे जो है बाहर की है, एपिस डॉर्साटा ये सब बाहर की बीज है। इटालियन बीज है, पता है अब मेलिफेरा हैज़ बीन ब्रॉट इन केस ऑफ हाई ईल्ड। इटालियन बीज हनी प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा करती है और स्टिंग भी लेस करती है, ठीक है। लॉन्ग पीरियड के लिए इनका बी हाइव चलता है। और अगर हम बात करें इंडियन बीज के बारे में, स्टिंग बहुत तेज़ करती है। वैल्यू और हनी कितना प्रोडक्शन होगा ये डिपेंड करता है फ्लावर्स कैसे अवेलेबल है और नेक्टर कैसा प्रेजेंट है। दिस एंड्स योर चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। बाय, अपना ध्यान रखना।